सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मंच पर एक से एक गुणी लोग बैठे हुए हैं और सामने भी आज कल ही केशव जी ने आदेश किया कि हम क्योंकि यहाँ पर एक मिलन समारोह कर रहे हैं तो उस पर एक कविता हो। हालांकि आज का जो विषय है वो कविताओं पर नहीं है, तो आप सभी को एक मुक्त कविता 2 मिनट की मैं समर्पित करता हूँ। तमाम खामियों के लिए जिम्मेदार केशव जी हैं, क्योंकि कल शाम को मैंने कहा था। और ये जो भरा हुआ पूरा सदन है, मैं इसको भी प्रणाम करता हूँ। थोड़ी देर में लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ये जो मेल मुलाकातें हैं जो हम लोग सब लोग करते हैं, कई बार ये सवाल उठता है कि हमको मिलता क्या है। सारे लोग अपने घरों से आते हैं, कोई पैसा तो मिलता नहीं है इस तरह की मुलाकातों में। तो मैंने ये समझने की कोशिश की और लिखने की कोशिश की कि आखिर हमको मिलता क्या है। कि दीपावली के दीप जलाकर, होली वाले रंग उड़ाकर क्यों करते हैं हम मिलन समारोह। दीपावली के दीप जलाकर, होली वाले रंग उड़ाकर क्यों करते हैं हम मिलन समारोह। खुशबू खुशबू शाम ढली हो या पलकों पर नमी जमी हो, क्यों कहते हैं अपनों से हम आओ मिलना है। मिलना है इसका अर्थ नहीं है केवल एक मुलाकात। मिलना है इसका अर्थ नहीं है केवल एक मुलाकात। मिलना है इसके मानी है कि मिलने वाले को मिलने वाले से कुछ मिलना है। मिलना है इसके मानी है कि मिलने वाले को, शुक्रिया, मिलने वाले से कुछ मिलना है। मिलनी है कुछ सलाहियतें अश्कों के तर्जुमे की। मिलनी है कुछ सलाहियतें अश्कों के तर्जुमे की। मिलने हैं कुछ हुनर मुस्कुराहट की बागबानी की। मिलना है एक रिश्ता और कुछ एहसासात। मिलना है एक रिश्ता और कुछ एहसासात। मिलने हैं कभी खट्टे तो कभी मीठे से कुछ तजुर्बात। मिलना है इसका अर्थ नहीं है केवल मुलाकात। मिलनी है कुछ बंदिशें तो कभी मुक्त आसमान। मिलनी है कुछ बंदिशें तो कभी मुक्त आसमान। श्वास से ऊपर उठकर पर व्यक्तित्व का सम्मान। श्वास से ऊपर उठकर पर व्यक्तित्व का सम्मान। मिलनी है दिल की खामोशियों को एक सदा। मिलनी है दिल की खामोशियों को एक सदा। मिलनी है सीलन भरी दिल की गलियों को ताजा हवा। मिलने हैं कुछ नजरिए और सोच को मरम्मत। मिलने हैं कुछ नजरिए और सोच को मरम्मत। खुद को तोलने का तराजू, खुद को बदलने की फितरत। मिलना अपने आप में है एक शुरुआत। मिलना है इसका अर्थ नहीं है केवल एक मुलाकात। मिलते मिलाते रहिए, सुनते सुनाते रहिए। मिलते मिलाते रहिए, सुनते सुनाते रहिए, क्योंकि ये मिलने के सिलसिले तब भी थे जब हम तुम न थे। ये मिलने के सिलसिले तब भी होंगे जब हम तुम न होंगे। ये मिलने के सिलसिले तब भी थे जब हम तुम न थे। ये मिलने के सिलसिले तब भी होंगे जब हम तुम न होंगे। तो ये कुछ अजनबी से लोग जो मिल गए हैं अपने बनकर, हम सफर बनकर, इनके साथ कदम से कदम मिलाते रहिए। कभी आंसू तो कभी मुस्कुराहट को गुनगुनाते रहिए। कहते रहिए, सुनते रहिए अपने उनके दिल की बात। मिलना है इसका अर्थ नहीं है केवल एक मुलाकात। मिलना है इसका अर्थ नहीं है केवल एक मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देवमणि पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वरिष्ठ शायर व फिल्म गीतकार आप प्रस्तावना पेश करें। आज का जो विषय है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण है। उर्दू में एक समीक्षक हुए बाकर मेहंदी, तो बाकर मेहंदी साहब इतना अच्छा लिखते थे कि बहुत सारे शायरों की इच्छा होती थी कि उनकी किताब को वो लिखें। एक नया शायर अपनी किताब लेकर के उनके पास में गया और उनको भेंट किया। उन्होंने चाय मंगाई। जब वो चाय पी रहा था तो उन्होंने 4-6 पन्ने पलट के देखे और उनके बिल्कुल बगल में एक खिड़की थी, तो उन्होंने उस खिड़की से वो किताबें से फेंक दिया। तो शायर बोला, यार बाकर साहब आप क्या कह रहे हैं जो है मेरी किताब के साथ ऐसा।
उन्होंने कहा भाई तुम्हारा काम था किताब देना, तुमने अपना काम किया तो मैंने कोई दखल नहीं दिया, और जब मैं अपना काम कर रहा हूं तो आप लोग दखल दे रहे हैं। तो ये समीक्षा की चुनौतियां हैं दोस्तों। जैसे अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं, क्रिटिसिज्म और रिव्यू, वैसे हिंदी में दो शब्द हैं, आलोचना और समीक्षा। समीक्षा किसी कृति की होती है, यानी किताब की, किसी पेंटिंग की हो सकती है, किसी फिल्म की हो सकती है। तो आलोचना जो है हिंदी में इससे व्यापक अर्थ में लिया जाता है कि जब आप किसी बड़े कैनवास में किसी चीज का आकलन पेश करें, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आकलन पेश किया, वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। उसी तरह आगे चल के हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को संवादित किया और उनके बारे में सारे भ्रम लोगों में दूर कर दिए। और आगे चल के आप जानते हैं कि हिंदी में आलोचक नामवर सिंह हुए, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आलोचक। और हमारे इस शहर में डॉक्टर विजय कुमार हैं, जो यहाँ पे कई बार आ चुके हैं। उन्होंने बहुत चुनिंदा समीक्षाएं लिखी और आलोचना की भी किताब लिखी, और उस पर उनको आलोचना के लिए पुरस्कृत भी किया गया। तो आलोचना और समीक्षा दो चीज़ें हिंदी में चल रही हैं। तो समीक्षा, जैसे मैंने कहा, एक कृति की होती है। तो जो हमारे आलोचक हैं, कभी कभी एक लाइन ऐसी बोल देते हैं कि जिन पर लोगों को बहुत सोचना पड़ता है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो ये भक्त लोग बहुत सारे कविताएं भक्त के लिख रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो उन्होंने एक लाइन में लिख दिया कि अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शरण में जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। एक लाइन में पूरा मूल्यांकन कर दिया। उसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कबीर बहुत सारे लोगों को भक्त कवि लिख रहे थे। उन्होंने लिख दिया, कबीर राम नाम का दुशाला ओढ़कर भक्ति के हाथी पर सवार हुए थे। यानी उनका पूजा पाठ वाले राम से कोई वास्ता नहीं था, उन्होंने खाली दुशाला ओढ़ा था। मराठी में एक आलोचक हैं जिनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, भालचंद नेमाड़े। उन्होंने अपने एक समीक्षात्मक लेख में एक लाइन लिख दिया जिसपे सालों तक बहस होती रही। उन्होंने लिखा कि कहानी लिखना बहुत आसान काम है और कविता लिखना बहुत कठिन। इस पे जो है सालों बहस होती रही। तो क्या लिखना, इसी तरह जो है किसी भी कृति की, किसी भी पेंटिंग, किसी फिल्म की समीक्षा लिखना आसान नहीं है। रेखा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, स्वागत है, हम मंच पे आ जाइए। हमारे जो है फिल्म समीक्षक, जिनको नवभारत टाइम्स में आप जो है पढ़ते रहते हैं, तो समीक्षा की क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं संगीत की, फिल्म की और किताब की। अब मैं केशव जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आगे इस चर्चा को बढ़ाएं। समीक्षा लेखन की चुनौतियों में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में वरिष्ठ व लोकप्रिय वक्ताओं को हम अखबारों में, चैनलों में, टीवी पर और वेबसाइट पर सुनते हैं। उनकी समीक्षा, फिल्मों की समीक्षा देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। आज जनता के जो लोकप्रिय स्टार और सुपरस्टार होते हैं, वो भी स्टार के लिए आपसे निवेदन करते हैं कि हमको 4 स्टार दे दें, 5 स्टार दे दें। तो ये उनके भी स्टार हैं, सुपरस्टार हैं। अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं निवेदन करूंगा राजीव विजयकर जी से। प्रथम आपसे शुरुआत करते हैं। 1 मिनट आपने कुछ भेजा है, वो उस पर मोबाइल में है। चलो ठीक। राजीव विजयकर जी पिछले 26 वर्षों से संगीत की समीक्षा कर रहे हैं, फिल्मों की कर रहे हैं, और विदेश के कई अखबारों में आप लिखते हैं। आपने मुझे उस पर दिया था, लेकिन वो फेसबुक पे लाइव चल रहा है। आइए राजीव जी। आप सभी का और मंच पे सारे वरिष्ठ जो लोग हैं उनका सबके स्वागत है। और
कहीं वहीं हिंदी में यहाँ वहाँ हो गया तो आप मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ हो सकती है, इंग्लिश का थोड़ा बहुत प्रयोग हो सकता है। मैंने बचपन से मेरे माता पिता फिल्में बहुत देखते थे और वहीं से आदत हो गई, क्योंकि मैं अकेला बच्चा था, ओनली चाइल्ड। और बहुत सारी फिल्में हम लोग देखते थे और कभी ऐसा लगा नहीं कि इस लाइन में आ जाऊंगा। मैं शुरू से मुझे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी और मैं बन भी गया और प्रैक्टिस भी की, 22 साल प्रैक्टिस की मैंने। और उस वक्त क्या होता था कि मैं फिल्म रिव्यूज भी बहुत मतलब अटेंशन से पढ़ता था। एक जो मैगजीन फिल्म फेयर, उसमें बहुत ही सीनियर राइटर थे जिनका नाम था एस.जे. बानाजी। और मैं जब फिल्में देखता था और उनके रिव्यू बाद में पढ़ता था, क्योंकि फिल्म फेयर 15 दिन में एक बार आता था, तो मुझे जो फिल्में अच्छी लगती थी उनको खराब लगती थी और उनको जो फिल्में खराब लगती थी वो मुझे अच्छी लगती। लेकिन इसमें क्या होता था कि मैंने देखा कि इस आदमी में अपना नजरिया है, लेकिन ऑनेस्ट है वो। कहीं मेरी ऐसी मतलब बात हुई नहीं कि मुझे अच्छी लगे उनको भी अच्छी लगे और मुझे खराब लगे उनको खराब लगे। शायद एक आध होगा, 10-15 सालों में उनको मैं पढ़ता रहा शायद, तो वो एक तरह से मेरे आइडल बन गए एज अ रिव्यूअर। और मुझे ये मालूम पड़ा कि मतलब ऑनेस्टी से करना चाहिए काम, चाहे मतलब उस वक्त तो मैं समीक्षक था ही नहीं। घर में बैठ के मैं हर फिल्म जो देखता था 15 साल या 16 साल की उम्र से, छोटे छोटे रिव्यू लिख के अपने ड्रॉअर में डालता था। तो कहीं ना कहीं शायद एक जर्नलिस्ट छुपा हुआ था। फिर मैं जर्नलिस्ट भी बन गया। उसके 2-3 साल बाद मुझे मौका मिला कि मैं रिव्यूज भी करूं, फिल्मों के भी, म्यूजिक के भी। म्यूजिक का तो मैं पहले से पागल था, तो ऐसे नहीं कि मैं सीखा हुआ हूँ म्यूजिक, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर फिल्में या म्यूजिक रिव्यू करना है तो ये पॉपुलर आर्ट है, उसी भाषा में हमें रिव्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भारी चीज दे रहे हैं। क्योंकि मौका आया जब क्लासिकल म्यूजिक एल्बम रिव्यू करने का, तो मैं रिव्यू करता ही नहीं था, मैं उनके बारे में लिखता था कि ये फला फला ये एल्बम है, ये आर्टिस्ट है, ये राग, ये ताल है, और मैं उसका रिव्यू नहीं करता। मुझे कोई अथॉरिटी नहीं थी वो रिव्यू करने की। फिल्मों की बात अलग थी, फिल्म हर कोई देखता है, इंडिया में सिर्फ लोग फिल्म और क्रिकेट के पागल हैं। तो मैं जब डॉक्टर बना, जर्नलिस्ट बना और बाद में फिल्म रिव्यूअर बना, तो मुझे लगा कि कोई नजरिए में फर्क नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैं पहले फिल्में देखता था, अभी मैं उसी तरह से फिल्म देख रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे ध्यान देना चाहिए कि किसकी एक्टिंग के बारे में कुछ लिखे। वो तो हम लोग बातचीत करते ही रहते थे, फला फला फिल्म का संगीत अच्छा है, फला फला फिल्म की फोटोग्राफी अच्छी है, इसने इस फिल्म में जबरदस्त काम किया, वो उस कलाकार ने, वो जो उस जमाने में होता था 70s में खास करके, कि एक्स एक्टर ने वाई एक्टर को पूरा खा लिया या एक्स एक्ट्रेस ने वाई एक्ट्रेस को पूरा खा लिया। तो मैं जब रिव्यू फाइनली लिखने लगा ऑन अ वीकली बेसिस, जो 93 में शायद शुरू किया मैंने, तो मैंने यही प्रिंसिपल्स ध्यान में रखे कि मुझे सिर्फ फिल्म देख के रिव्यू करना है। तो मैं हमेशा एक प्रेक्षक या फिर प्रेक्षक में नहीं, एक ऑडियंस की तरफ से मैंने फिल्म देखी है। और मुझे एक चीज बाद में, जैसे मैं जर्नलिस्ट बनता गया, सीखता गया, बेटर होता गया होपफुली, तो मुझे एक चीज ध्यान में नजर आई कि हमारा जो हिंदुस्तानी जो सिनेमा है वो दूसरे सिनेमाओं से बहुत अलग है। एक तो ये हमारे यहाँ ये एक फैमिली ओकेजन है। दिवाली होती है तो हम हाउसफुल 4 देखने जाते हैं, ईद में हम सलमान खान की फिल्म देखने जाते हैं। तो हमें ऐसा मतलब ये हमारे लिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाने का एक इवेंट है, जैसे कोई पिकनिक पे जाता है या कोई 2 दिन के लिए बाहर जाता है। तो हमारी फिल्में जो है वो सिनेमा के टेक्निक को, उसके जो सारे तकनीकी भाग हैं उसको यूज करके हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। उसमें हर तरह की फिल्म होती है, कभी अलग होती है, कभी आर्ट फिल्म होती है, कभी जो भी, लेकिन बेसिकली हमें जो पब्लिक में रिलीज होती है वो एंटरटेनमेंट के लिए हमारे सारे बच्चों से लेके जो बोलते हैं 8 से 80 तक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है ज्यादा करके। सो आई फील दैट वी शुड बी प्राउड कि हमारा ये संगीत है, फिल्म संगीत है, और ये हमारे जो कल्चर है, हमारा जो सिनेमा है। क्योंकि मुझे याद है कुछ
10-12 साल पहले मैं एक फिल्म्स की एक मीटिंग थी, जो हमारा फिल्म्स का एनुअल कन्वेंशन होता है, तो वहां पे सुधीर मिश्रा जी को किसी ने सवाल पूछा कि हमारे फिल्मों में गाने वाने निकाल नहीं सकते, ये बहुत अननेचुरल होता। तो उन्होंने बोला, वो कोई ऐसे यंग आदमी था, तो उसको सुधीर जी ने जवाब दिया कि आप लोगों को पता है कि 20वीं सदी से लेके आज तक हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट पोएट्री और संगीत जो है वो उनमें से काफी अंश जो है वो पिक्चरों में सुनाई दिया है। दिस इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड ट्रेजरी। तो हम इसके बारे में शर्मिंदा क्यों? आप क्यों सोचते कि हमारी फिल्मों में गाने नहीं होने चाहिए? तो ये सब चीजें, मतलब जैसे फलसफे गीतकारों ने लिखे, हमारे जो सारे बड़े गीतकारों ने लिखे हैं, संगीतकारों ने उनको कंपोज किया है, फिल्मों में उसका यूज किया है। तो एक जगह होती है जब हम जो फेलिनी या माजिद मजीदी को लेके उनका सिनेमा अलग तरह से एंजॉय करें, अगर आपको पसंद है तो। लेकिन हम जो है वो इंडियन है, हमारा सिनेमा टोटली अलग है, हम भी टोटली अलग है। और आज जिस तरह से इंडिया दुनिया में छाया हुआ है, हर चीज, हमारी संस्कृति, हमारा खाना, हमारे ड्रेसेस, हमारे कल्चर, उसी तरह हमें अपने फिल्मों के बारे में, संगीत के बारे में भी गर्व होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है। जैसे अभी मुझे याद नहीं, क्योंकि ये कुछ 20 साल पहले की बात है, लेकिन तभी एक जो हमारे बहुत ही बड़े कलाकार है उनका मैं इंटरव्यू ले रहा था, और वो फ्रांस गए थे कुछ कोर्स सीखने को, जहाँ पे उनके फील्ड में, फिल्मों के फील्ड में, अगर वो राइटर होंगे तो राइटिंग का कोर्स था, या एक्टर होंगे तो मुझे याद ही नहीं, जरा भी आ रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो बाल काटने गए, क्योंकि वो 1-1.5 महीना वहां पे थे। तो वहां के फ्रेंच बार्बर ने उनको पूछा, आर यू इंडियन? बोला हाँ। हैव यू सीन एन इवनिंग इन पेरिस? तो बोले कि ये पेरिस की बात है, तो बोले कि हाँ मैंने देखी तो है। बोलते आप क्यों पूछ रहे हो? बोलते यहाँ पे ये थिएटर है, वहां पे हाउसफुल जा रही। बोलते मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा था, उसके बाद मैंने पिक्चर देख ली, आई लव द मूवी। तो ये उस टाइम की बात है जब हमारे इंडस्ट्री में जो बोलते हैं आजकल जो है ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन था ही नहीं। गलती से कहीं ना कहीं कोई पिक्चर रिलीज होती थी अब्रॉड, 1-2 टेरिटरीज थे वहां पे रेगुलरली पिक्चर आती। जैसे मैं अमेरिका में लिखता हूँ, मुझे पता है जब मैंने शुरुआत किया तभी फिल्में वहां उसी दिन लगती थी जब यहाँ लगती, और जो कैसेट मिलती थी वो 2 दिन या 4 दिन पहले मिलती थी, अब यहाँ रिलीज हुई। लेकिन बाकी सब देशों में कहीं ना कहीं लेट होता था, या कोई लगती थी फिल्म एक शो के लिए एक थिएटर में, यहाँ पे ये फिल्म काफी टाइम से चल रही थी। तो उस दिन वो शाम को पिक्चर देखने गए, मतलब पिक्चर देखने नहीं गए, वो अनुभव लेने गए। तो उन्होंने देखा कि हॉल फुल है और उसमें 90% लोग जो है वो नॉन इंडियंस। तो इस तरह हमारे पिक्चरों की कदर एक्चुअली होती है, जो हमें ही पता नहीं चलता, हम यहाँ पे उनकी आलोचना करते रहते हैं। सो दैट इज वन थिंग। अच्छा, दूसरी बात है, आजकल मैं जो मानता हूँ, जो हमारे सबसे बेस्ट डायरेक्टर्स हैं, जो हर तरह की फिल्में बनाते हैं, इंटरेस्टिंग फिल्में बनाते हैं, वो कभी फॉरेन डायरेक्टर्स की, मतलब जो हम लोग पूछते हैं ना कि आपके आदर्श कौन है, आपके आइडियल कौन है, आपके इंस्पिरेशन कौन है, तो हमेशा वो लोग वी शांताराम, गुरुदत्त, राज कपूर, बिमल रॉय, इन लोग के बारे में बात करते हैं। आजकल मनमोहन देसाई, विजय आनंद के बारे में भी बात होती है, नासिर हुसैन साहब, राज खोसला, जो भी है। लेकिन वो फॉरेन फिल्म मेकर्स के बारे में इतनी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो अपने जो रूट्स में से उनका जो निकलता है अंदर से, वो सबसे असरदार होता है, प्रभाव करता है। एंड दैट इज व्हाट गिव्स अस ऑल द मूवीज ऑफ मिस्टर बंसाली, मिस्टर बाल्की एंड ऑल दीज पीपल, जो हर टाइम एक अलग तरह की और बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाते हैं ज्यादा करके। सो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एक मैं रिव्यूअर हूँ, तो मेरा काम है कि पिक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन रीडर को देनी है। ये नहीं है कि मैं आलोचक हूँ या क्रिटिक हूँ। मैं रिव्यूअर था, उसमें आर ऐड हुआ, मैं रिव्यूअर बन गया, लेकिन मैं अभी भी रिव्यूअर हूँ। मैं क्रिटिक उस लिटरल सेंस में बनना नहीं चाहूंगा कि मैं क्रिटिसिज्म ही करूं, जब जरूरी नहीं तब भी क्रिटिसिज्म करूं। और ये मैंने आजकल मतलब आजकल ही नहीं, काफी सालों से देखा है कि
कुछ लोगों के हाथों में पेन आ गया या टाइपराइटर आ गया या कंप्यूटर आ गया, तो अपना नॉलेज सिनेमा के बारे में अपना नॉलेज, ये शॉट ऐसा था, ये शॉट ऐसा होना चाहिए था, एज ए रिव्यूअर उनकी बात सही है, लेकिन वो लोग उस वक्त स्टोरी की जो सिचुएशन है, लिमिटेशंस है, वो देखते नहीं है। वो सिर्फ उनके हाथ में पावर है इसके लिए क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा, कुछ लोग अपना इंग्लिश भी दिखाते हैं कि यार मैंने तो इंग्लिश रिव्यू से ज्यादा पढ़े, यहाँ माधुरी पढ़ता था तभी हिंदी रिव्यू पढ़ता, कि भाई लेट अस शो ऑफ कितना अच्छा इंग्लिश हमें आता है, कितना हम फ्रेजेस को घुमा सकते हैं, कितने हम अलग कुछ टर्म्स यूज करते हैं, कितने डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर सकते हैं जो किसी ने शायद सुने नहीं होंगे तो इम्प्रेस हो जाए। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल से फिल्म रिव्यूज में होनी नहीं चाहिए, और अपने अपने को जो लगता है वो सीधी तरह अपने को लिखना चाहिए। अच्छा, मैंने ऐसे भी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे भी रिव्यूअर्स हैं जिनको एक फिल्म के बारे में जो आलोचना करते हैं, अच्छा उसी फिल्म मेकर की जब अगली फिल्म आती तो बोलते हैं इसमें दम नहीं है, उसमें कम से कम वो था। जब तीसरी फिल्म आती है इसमें दम नहीं हो, दूसरे वाले में कम से कम वो था। और जब आप, उनको लगता है सारे रीडर्स को याद नहीं होगा, लेकिन कुछ मेरे जैसे रीडर्स होंगे, मेरे जैसे काफी होंगे जिनको पता है कि उस बार भी उन्होंने आलोचना की थी। तो ये मतलब आलोचना करने के लिए आलोचना, क्योंकि जब फिल्म बनती है, पैसे छोड़िए आप, मेहनत कितनी लगती है सब लोगों को, और कोई भी बुरी फिल्म बनाने निकलता नहीं। कुछ होंगे शायद 2-3% के फिल्म मेकर्स जो सिर्फ पैसा अंदर करने के लिए बोलते चलो कुछ भी ले लेंगे, पब्लिक हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर रोएगा, सब लोग रोएंगे, हमें क्या। बट वो लोग बहुत कम है। सो ये जो हार्ड वर्क जो होता है वो होना चाहिए कि वी शुड रिस्पेक्ट दैट हार्ड वर्क बट ट्राई टू बी ऑब्जेक्टिव। और हर फिल्म सेम नहीं होती है। आजकल जो एक ट्रेंड मैंने देखा है कि डेविड धवन की फिल्म, बाल्की साहब की फिल्म, किसी और मिड स्ट्रीम डायरेक्टर की फिल्म या किसी आर्ट डायरेक्टर की फिल्म, सारे क्रिटिक्स को लगता है कि एक जैसे होनी चाहिए। अभी हाउसफुल 2 में कितने लोगों ने क्रिटिसिज्म की, अभी वो क्रिटिसिज्म में इतना लॉजिक कम था कि पिक्चर में जो लॉजिक कम था वो उससे ज्यादा था। हाउसफुल का मानना था कि एक पिक्चर हम एंटरटेन करने के लिए ले रहे हैं, हमें किसी को कुछ मैसेज नहीं देना है, मैसेज के लिए तो व्हाट्सएप वगैरह पड़े, लेकिन हमें किसी को मैसेज नहीं देना है, हमें कुछ भारी बलगम चीज नहीं देनी, हमें सिर्फ उनका मनोरंजन करना। और अपने तरीके से ब्रांड के हिसाब से जो हमने ये चौथी फिल्म है उसी हिसाब से। हाँ, तो ये जो है एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और हो सके तो मतलब विदाउट पार्शियलिटी होनी चाहिए। और अभी डिजिटल एरा है, तो डिजिटल एरा में क्या है, हम लोग जो भी करते हैं सब फैला हुआ है, किसी से कुछ छुपता नहीं है। तो ये जो है मतलब कभी कभी ऐसी भी होती है बात की कोई फिल्म जो फ्लॉप होती है वो हमें अच्छी लगती है, क्योंकि वी आर अनदर व्यूअर। एक व्यूअर को वो भी फिल्म अच्छी लगती है जो पब्लिक को अच्छी नहीं लगे, तो तब क्या करना चाहिए, तब भी वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगे, हमें जो अच्छा लगे वो लिखना चाहिए। तो ये जो है वो मतलब मेरा ये मानना है। आखिर में एक छोटा मैं चुटकुला सुनाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ले रहा। हाँ, तो खालिद मोहम्मद साहब, मैं उनका नाम जानबूझ के ले रहा हूँ क्योंकि उनके रिलेटेड है और उनसे उनकी कोई बुराई नहीं हो रही। खालिद मोहम्मद साहब टाइम्स ऑफ इंडिया में बरसों से रिव्यू लिखते थे और इंडस्ट्री में, ट्रेड में एक बिलीफ थी कि जिस फिल्म की प्रशंसा करेंगे तो ये फिल्म फ्लॉप होने। ये बिलीफ काफी सालों से बड़े बड़े फिल्म मेकर बैनर्स के बीच में आ गई थी। तो जब राम तेरी गंगा मैली को उन्होंने 5 स्टार दिए तो आरके फिल्म्स में मातम छा और ये फिल्म 1985 की सबसे बड़ी हिट निकली और एक्सेप्शन हो गई। तो ये चीजें होती रहती है, लेकिन आई बिलीव दैट यू नो रिव्यूअर इज अ रिव्यूअर एंड क्रिटिक इज अ क्रिटिक, सो वी शुड ट्राई टू बी। धन्यवाद सर। आज पुस्तकों का भी प्रमोशन इस तरह से होता है जैसे फिल्मों का होता है ना, उसी तरह से पुस्तक का भी समीक्षा, मतलब हर लेखक जो अपनी पुस्तक आती है वो चाहता है कि उसकी समीक्षा भी बड़े अखबार में हो जिसकी रीडरशिप बहुत हो। तो ऐसे ही हमारे बीच गंगा शरण सिंह जी हैं
नवभारत टाइम्स से उनकी समीक्षा हम पढ़ते रहते हैं। और जैसे कि समीक्षक जब फिल्म की समीक्षा करते हैं तो लोग जाते हैं फिल्म देखने, इसी प्रकार से हम भी जब समीक्षा पढ़ते हैं तो हम भी किताबें खरीदते हैं। और 5-7 किताबें तो मैंने समीक्षा पढ़कर ही ऑनलाइन पर ऑर्डर दिया आई। जैसे कि सूरज प्रकाश की लेखकों की दुनिया की समीक्षा नवभारत टाइम्स में पढ़ ही रहा था, मैंने पूरा पढ़ी भी नहीं समीक्षा, एक पैराग्राफ पढ़ भी गया था और मैंने ऑर्डर दे दिया, उनका एक कार्यक्रम हमने यहाँ पर कर लिया। तो गंगा शरण जी आइए, समय सीमा का जरा ध्यान रखें। सबसे पहले नमस्कार सबको। आपने अपनी बातों के बीच में एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि खालिद मोहम्मद साहब का शायद आपने नाम लिया कि वो जिस फिल्म की समीक्षा लिखते थे वो फिल्म फ्लॉप हो जाती थी। इस तरह के दृश्य कभी कभी किताबों में भी दिखाई पड़ते हैं। कुछ ऐसे आलोचक या समीक्षक हैं जो किताब की तारीफ कर देते हैं तो किताब बिकती नहीं, और उस किताब के न बिकने का कारण ये है कि समीक्षा और आलोचना आज स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रही। आपने लंबे वक्तव्य की शुरुआत में एक बात कही थी कि हर निर्माता निर्देशक या अभिनेता चाहता है कि उसके फिल्म की 5 स्टार रिव्यू लिखी जाए। उसी तरह से ज्यादातर लेखकों की इच्छा होती है उनकी किताब की एकदम बढ़िया सकारात्मक समीक्षा हो, उसकी नकारात्मक पक्षों के बारे में बिल्कुल जिक्र न किया जाए, यानी सिर्फ तारीफ और तारीफ हो। तो केशव जी, आपका ये विषय मुझे बड़ा अच्छा लगा, समीक्षा की चुनौतियां। आज के समय में वाकई मुझे लगता है कि समीक्षा के सामने बहुत गंभीर चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां धीरे धीरे कई कारणों से इनका आकार बढ़ा है। मुझे जहाँ तक याद आता है, नामवर सिंह के पहले, जैसा कि देवमणि पांडे जी ने बताया, सिर्फ रामचंद्र शुक्ल जैसे 1-2 नाम थे जो बड़ी गंभीर किस्म की आलोचनाएं करते थे। उनके समय में स्तुतिगान वाली परंपरा नहीं शुरू हुई थी, और इस स्तुतिगान वाली परंपरा की शुरुआत नामवर सिंह के समय में हुई। इस परंपरा का सूत्रपात उनके समय में हुआ। देश के तमाम बड़े प्रकाशकों ने, 1-2 बड़े प्रकाशकों ने उनको इस तरह से हायर कर लिया कि पूरे जीवन भर वो उनसे जुड़े रहे, उनकी कही सुनी किताबों पर लिखते रहे। किताबें अच्छी हों खराब हों वो मैटर नहीं करता था, सिर्फ ये कि नामवर जी लिख दें और किताब बिक जाए। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि इस तरह से चीजें होती नहीं। जैसे आपने फिल्मों के उदाहरण दिए, मैं 2 किताबों के उदाहरण देता हूँ आपको। जब राग दरबारी 1969 में प्रकाशित हुई तो श्रीपद राय ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। आपने पहले, वो मेरे ख्याल से पहली समीक्षा की, आलोचना थी उस किताब पे, उन्होंने लिखा कि ये ऊब का महाग्रंथ है, और वही ऊब का महाग्रंथ आज लगभग 70 संस्करण उस किताब के हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है समीक्षा पर और पाठकीयता पर, कि किसे सही माना जाए। पाठक जिसने उस किताब की अब तक हजारों प्रतियां खरीदी पढ़ी, वो मेरे ख्याल से हिंदी की सबसे बड़ी किताबों में उसका शुमार है, या फिर श्रीपद राय जी की बात को माना जाए। आप लोगों ने कला फिल्मों की बात की, कला फिल्मों की बड़ी शानदार समीक्षाएं आप लोगों के अग्रज लिखा करते थे, लेकिन वही फिल्में दर्शक देखने नहीं जाते थे। वो फिल्में एक बड़े खास वर्ग तक सीमित होकर रह जाती थी, और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जिस फिल्म की समीक्षा लिखी गई वो फिल्म खराब है, चाहे आप शोले को ले लीजिए या फिर किसी भी ऐसी लोकप्रिय फिल्म को, उन फिल्मों ने तमाम सारे कीर्तिमान रच दिए। हालांकि मैं नहीं कहता कि किसी फिल्म का सफल होना या किसी किताब का बहुत बिकना उसकी कहीं से भी गुणवत्ता की निशानी है, लेकिन फिर भी एक सवाल कहीं न कहीं समीक्षा और पाठकीयता या दर्शक के सामने ये सारे प्रसंग खड़ा करते हैं। नदी के द्वीप के साथ भी यही हुआ। नदी द्वीप जब प्रकाशित हुआ तो डॉक्टर नगेंद्र, और शायद एक नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बेकार किताब है और पश्चिमी विचारधाराओं से प्रेरित है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राग दरबारी की तरह ही नदी के द्वीप भी आज पाठक बड़े रुचि से ढूंढते, पढ़ते और उसको बुनते हैं। लेखकों की तरफ से सबसे ज्यादा ज्यादती इस मामले में हुई है समीक्षा के बारे में। आज चूंकि हालांकि मैं समीक्षाएं नहीं लिखता, लेकिन फिर भी जितना भी थोड़ा बहुत मैं अपनी प्रतिक्रियाएं देता हूं, मैंने देखा है कि 100 में से 90 लोग इसी उम्मीद के साथ किताब भेजते हैं कि उनकी किताब पे बहुत अच्छा लिखा जाए। मुश्किल से 10% लोग होंगे जो मुझसे ये कहते होंगे कि आप निष्पक्ष राय दीजिएगा, और उस 10% में भी 8 लोग कम से कम ऐसे होते हैं कि अगर सही राय दे दी जाए तो नाराज हो जाते हैं। तो समीक्षा के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं।
प्रकाशकों ने भी हमारे ऊपर कम मेहरबानियां नहीं की हैं। बहुत सारी समीक्षाएं मेरी इस तरह छपी हैं कि मुझे याद आता है भोपाल की एक कवियत्री हैं जिनका बहुत बड़ा रसूख है, राजकमल प्रकाशन से उनकी एक कविता की किताब आई थी मेरे पास समीक्षा के लिए। मैंने देखा तो उसमें कविता नहीं दिख रही थी मुझे। तो मैंने जब समीक्षा के अंत में मैंने 3 लाइन सिर्फ लिखी थी उसके बारे में कि कवियत्री कहती हैं कि मैं पेशेवर कवियत्री नहीं हूँ और मैं सारी रिवायतों को तोड़ कर चलती हूँ। तो मैं ये कहता हूँ आप तो रिवायतें तोड़ दी तो आप कविता क्यों लिख रही हैं, आप कोई और विधा उत्पन्न कर लीजिए। तो जिन संपादक महोदय का इंटरव्यू समीक्षा गई थी उन्होंने वो 3 लाइन उड़ा दी और वो समीक्षा जब छपी तो वो पढ़ने में ऐसे लगी जैसे किताब बहुत अच्छी हो। तो मुझे जितने फोन आए मुझे सबको बताना पड़ा कि नहीं भाई ये समीक्षा संपादित है, आप किताब नहीं समीक्षा के सामने सर बहुत गंभीर चुनौतियां हैं और खास करके ये 2-3 मुद्दे जो आपने उठाए और मैं उठा रहा हूँ कि समीक्षक कुछ और कहते हैं, आलोचक कुछ और करता है और पाठक और दर्शक कुछ और करता है। तो इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले वक्त थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। देवमणि पांडे जी से भी मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ कहें इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सभी जैसे कि खालिद मोहम्मद साहब का जिक्र निकला, टाइम्स ऑफ इंडिया में खालिद मोहम्मद साहब का वो जलवा था, उनको अहंकार भी बहुत था। आप सब वरिष्ठ 25-25 साल से तो मैं भी जानता हूँ सबको। तो लेकिन खालिद मोहम्मद साहब को बहुत घमंड था, किसी को समझते नहीं थे। एक टाइम दिलीप ताही में उनका पीआरओ था, राम लखन फिल्म लगी थी तो रिव्यू उसका आया सर, तो कोई पार्टी में आए वो तो रिव्यू में खालिद मोहम्मद का दिलीप ताही का नाम नहीं डाला कास्ट में। तो खालिद मोहम्मद से पूछा यू डिडंट मेंशन माय नेम, तो खालिद मोहम्मद ने मेरी इच्छा नहीं डाला तो नहीं डाला, और वो जवाब क्या था। ऐसे अभी अनिल कपूर खालिद मोहम्मद की किताब 1-1.5 महीने पहले ही उसका लोकार्पण करने अनिल कपूर को बुलाया और शायद सुभाष घई भी थे। तो अनिल कपूर ने मंच पर कहा खालिद मोहम्मद को कि वही खालिद मोहम्मद ने जो लम्हे फिल्म की इन्होंने आलोचना की थी और फिल्म फ्लॉप हो गई थी। ये कितना सच है कुंवर जी को तो खालिद मोहम्मद ने सबकी आलोचना तो बहुत की, घमंड भी बहुत था, लेकिन वो जितनी कमियां निकालते थे जब उन्होंने फिल्में बनाई तो सुपर डुपर फ्लॉप नहीं। जब हमने अजय जी ने कार्यक्रम किया था दैनिक भास्कर का, तो सर ने जब जेपी चौकसी साहब को बुलाया था, मैंने उनसे पूछा था कि खालिद मोहम्मद आलोचना तो करते थे लेकिन जब फिल्म बनाई तो फ्लॉप क्यों हुई। सब कुछ जब उनको मालूम था तो फिल्म हिट होना चाहिए था। तो अब मैं अनुराग पांडे जी जो इस समय बहुत बड़े स्टार है बॉम्बे में, अनुराग पांडे रेडियो जॉकी फीवर 104 FM और पिक्चर पांडे, पूरी मुंबई में टैक्सी में रहे, घरों में रहे, ये वो स्टार। आइए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आए हुए सभी प्रबुद्ध लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हमेशा एक शब्द का प्रयोग करता हूँ, सोहम। उसका मतलब होता है तुम हो तो मैं हूं। तो जितने भी समीक्षक हैं, जितने भी आलोचक हैं, वो सिर्फ पाठकों के कारण है। तो जितने भी लोग कह लें कि इसमें आलोचना गलत करते हैं, ये करते हैं, सिर्फ आपके कारण ही करते हैं। अगर आप उनकी समीक्षा देखना बंद कर दे, रेडियो में उनको सुनना बंद कर दे, तो सब खत्म हो जाएगा, गेम ही खत्म हुआ पे। तो समीक्षा अभी मैं कुमार जी, हम लोग अभी आशुतोष गोवारिकर के यहाँ थे हम लोग, तो लोग कहते हैं कि यार ये रेडियो में इनकी बहुत बड़ाई कर देते हैं, इनकी बहुत तारीफ कर देते हैं। तो मैंने कहा कि रिव्यू करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो मैंने जितना पढ़ा लिखा समझा इन 28, 29, 30 सालों में, मुझे इस समझ में आया कि 8 प्रकार से समीक्षाएं की जा सकती हैं, जो मुझे छोटा मोटा समझ में आया। एक पत्रकारिता के रूप में, जैसे भैया ने बताया कि किताबों का आलोचना और समीक्षा, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और आलोचना, मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं हिस्ट्री समझता हूं, आलोचना तब शुरू हुई होगी जब बहुत इतनी सारी मात्राओं में किताबें आ गई होंगी कि अब क्या किया जाए इसका, समीक्षा तो कर नहीं सकते हैं। तो एक काम करते हैं, 4-4 लाइनों में इनकी आलोचना करते हैं, ये खराब है, ये खराब है, देखना तो देखो, पढ़ना तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मोटा मोटी मुझे समझ में आता है। बेसिकली किताबों की समीक्षा की जा सकती है, फिल्मों की समीक्षा की जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम वही है जो अभी केशव जी ने बताया कि जब आप एक फिल्म को देख लेते हो और समीक्षा करते हो, 4 लोग कहते हैं भैया आपने बहुत कमाल किया यार, उसके बाद लोग डरने लगते हैं आपसे, तो आपका अहंकार और बढ़ने लगता है। फिर 4 समीक्षा हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, उसके बाद सब आपसे डरने लगते हैं कि ये बुराई कर देगा। हमारे यहाँ पे एक हैं एक्टर भी थे पहले, फिर एक फिल्म बनाई उन्होंने आज तक जिंदगी में, एक्टिंग की उसमें, और उसके बाद वो समीक्षक बन गए, आलोचक बन गए, सब डरते हैं उससे।
नाम नहीं लूंगा समझे आप, जिक्र आएगा हैं? हाँ तो मैं वही कहता हूँ कि देखिए समीक्षा, हाँ जी, हाँ वो आप जानते हो ज्यादा, मैं नहीं जानता, मैं अपने मुखार बिंदु से क्या बोलूँ, लेकिन वो नहीं कह रहे, आप कह रहे। जी जी हाँ वो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। लेकिन वही है कि मुझे जो समझ में आता है कि समीक्षा हो, आलोचना हो, मैं आशुतोष से बता रहा था आज कि यार मैंने कहा कि रेडियो का बिजनेस ही बहुत अलग है दोस्त। यहाँ पे आप आलोचना करो, समीक्षा करो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये गेम ब्रांडिंग का। याद है आपको जब एक डॉक्टर के पास जाते थे बचपन में, उसी से आप जिंदगी भर दवाई करवाते हो, जबकि आप बड़े हो चुके हैं, फिर भी उन्हीं की याद आती है, क्योंकि वो जो दवाई देते थे यार वो बहुत कमाल देते थे यार। तो आप जब किसी पत्रकार को पढ़ने लगते हो समीक्षा के रूप में, रेखा जी को जो पढ़ने लगते, ये फिल्म उन्होंने कही थी, मैं देखने गई थी यार, ये तो कैसी फिल्म उन्होंने दिखाई यार, तो आप उसके बाद उनको पढ़ना छोड़ देते हो, या तो उनको कहते हो यार बिल्कुल सही कनेक्ट है यार, ये तो मैं भी सोचता हूँ, ये तो मैं भी सोचती थी, और वही पर्दे पे नजर आया। तो गेम है, आप कितने बड़े हो जाएं, कितने छोटे हो जाएं, शब्द है सोहम, आप हैं तो मैं हूं, ये बहुत बड़ी बात है। ये जिस दिन समीक्षकों को समझ में आ जाएगा, आलोचकों को समझ में आ जाएगा, आई थिंक उस दिन सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। नकार दीजिए, आप सिरे से नकार दीजिए। हमारे रेडियो में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, और मुझे समझ नहीं आता क्रिटिसाइज किस बात ही करते हैं। मैं तो रिव्यूज करता हूँ, फिल्में देखने जाता हूँ, जो पिक्चर गंदी होती है मैं भूल जाता हूँ कि मैंने पिक्चर ही नहीं देखी हूँ, और जो अच्छी होती है उसको दहेड़ के बोलता हूँ, क्योंकि भैया हमारी बॉलीवुड है, हमारी इंडस्ट्री है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, हमारी किताबें हैं, हमारे राइटर हैं उनकी किताबें। मैं तो सीधा बोल देता हूँ कि यार सही करवाओगे तो उधेड़ कर दूंगा मैं, इसलिए मत बोलो पिक्चर देखी नहीं मैंने। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी सोच है, नजरिया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब समीक्षकों के लिए, जो विजय जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि समीक्षकों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, करें तो करें क्या। मेरा तो दिल ही करता है कि हर इंसान को अपने सोचना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं, मैं लोगों तक क्या पहुंचाना चाहता हूं। अगर नकारात्मक पहुंचाना चाहता हूं तो किसी भी चीज की इतनी आलोचना की जा सकती है कि आलोचना शब्द खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि समीक्षा की बहुत जरूरत है, और समीक्षा बहुत ही फेयर होनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अपने लेवल में, अगर मान लीजिए मैं हिंदी फिल्में देखता हूं और हिंदी फिल्म की कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी व्यक्तिगत जीवन में तो 9,500 फिल्में देखी है ना, चाहे हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो, वर्ल्ड सिनेमा हो, जापानीज हो, लेकिन वो मतलब नहीं है मेरे लिए ना। मेरी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है कि मैं पिक्चर देखने जाऊं कि नहीं जाऊं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि भाई, और मैं सोचता हूं बैठ के रेडियो में जाके कि अगर वही मैं एग्जांपल दिया कि स्पर्श फिल्म अगर आज की तारीख में आती, नसीरुद्दीन शाह की फिल्म थी, आज अगर टिकट होती 500 रुपए, तो मैं उसको प्रमोट करता। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो नहीं करता यार, क्योंकि उसमें जो दर्शक देखने जाना चाहते हैं वो नहीं दिखता। तो कहते हैं क्या अनुराग तुमने क्या रिव्यू कर दिया यार, तुमने कहा था पिक्चर बहुत अच्छी है, हम देखने गए, हमारे 2,000 रुपए खर्च हो गए परिवार के साथ में। तो मेरे हिसाब से ये समय के हिसाब से समीक्षा चेंज होती रहती है, होती रहेगी। भूतों न भविष्य की बात नहीं है ऐसी कि वो थे, वो कमाल थे, गए बीत गए दिन। तो मैंने इस 20 सालों में मैंने बहुत समीक्षाएं की, लेकिन अब वक्त बदल गया, अब माहौल बदल गया। कई लोग कहते हैं स्टार बढ़ा दो, ये कर दो, मैंने ये मेरे से नहीं होगा, आपको लेना तो लीजिए, मैं तो ऑन एयर तो बोल दूंगा, जितना मेरे पास है उतना कर दूंगा। लेकिन समीक्षाओं के हमेशा रूप और रंग बदलते रहे हैं, आलोचना के भी रूप और रंग बदलते रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े क्रिटिसिज्म वाले मैंने देखे हैं, ये नहीं, पॉलिटिक्स में देख लीजिए आप, वो एक वक्त आता है वही आपकी तारीफ करने लगते हैं उसी नेता की, लेकिन ये हमेशा रूप और रंग बदलते हैं। समीक्षकों को मुझे ऐसा लगता है, जो मैं फॉलो करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे लगता है कि मुझे समाज को जो देना है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अगर रेडियो के जरिए लोगों को टच, मूव और इंस्पायर कर सकता हूं तो मैं वही करता हूं। जिस दिन मुझे ऐसा लग गया कि यार मुझे उधेड़ना है, मुझे क्या, आपने वो आलोचक का नाम लिया, उनका सिर्फ मकसद ही होता था लोग मुझसे डरें, लोग मेरी इज्जत करें, वो मेरा मकसद ही नहीं है। मेरा तो शब्द है सोहम, है ना। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में बहुत अच्छी बात लिखी है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो मतलब कर्महीन व्यक्ति होगा तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप कर्म करना चाहते हो, कर्महीन रहना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। लेकिन समीक्षा और आलोचना, अब तो मेरे हिसाब से तो आलोचना तो बहुत कम लोग करते हैं, और समीक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि अब आलोचना का वक्त ही नहीं रह गया जी। क्या बात कर रहे हैं आप, इतनी सारी पब्लिक में तो कितने महीनों के बाद देखा हूं कितनी पब्लिक बैठी हुई है, लोग सब घुसे हुए हैं सोशल मीडिया में, टीवी में, ओटीटी में, इतने लोग, घर में साउंड सिस्टम आ गया है, कौन थिएटर जाना चाहता है, कौन फिल्में देखना चाहता है, किताबें, अरे बाप रे बाप, मेरे पास अभी 28 किताबें पढ़ी हैं। मेरी माँ ने अभी 4 महीने पहले एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया कि पहले जो 1,500 किताबें उसको खत्म करो, तब किताब आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो मेरे पड़ोसी के यहाँ भी 55 किताबें हो गई हैं,
फैक्ट है, पहले आता हूँ उनके घर पे रखता हूँ किताब, भैया रखना संभाल के, जब एक किताब खाली करूंगा तब अंदर जाएगी किताब। तो मतलब बहुत बुरी स्थिति है, पढ़ ही नहीं पा रहे, टाइम ही नहीं मिल रहा है। ये सेम फिल्मों का हालत है आज की तारीख में। मुझे, मैंने नोट है मेरे पास आज भी 885 फिल्म्स देखनी है मुझे, टाइम नहीं मिल रहा है, कब देखूं, कैसे करूं। रेडियो भी करना है, शोज भी करना है, स्टेज भी करना है, फिल्में भी देखनी है, क्रिटिसाइज भी करना है या समीक्षा भी करनी है, लेकिन वो बहुत टफ है आज की तारीख में। तो मुझे लगता है कि आप लोग, जो भी लोग यहाँ समीक्षा के ऊपर बात करते हैं, इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है ना जाने क्यों कि अब तो वक्त आ गया कि आप अपना ब्रांड बनाइए। और आप जो, जैसे मुझे सुनने वाले सिर्फ मुझे ही सुनते हैं रेडियो में ना, ऐसे इनके जो समीक्षक लिखते हैं ना आप लोग, आपको सिर्फ जैसे रेखा जी का आता है तो मैं तुरंत पढ़ता हूँ, और मैं इतना टाइम नहीं तो फटफट पढ़ के एकदम लास्ट में पढ़ता हूँ क्या बोलना चाह रही है। जो प्रैक्टिकल इतना टाइम होता नहीं है ना, तो फटफट पढ़ा, मैंने लास्ट में पढ़ा, अच्छा ये बोलना चाह रही है, ओके ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी हैं समीक्षक, उनके बारे में पढ़ा, मोटा मोटी समझ में आता है, अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं, फिल्म ऐसी होगी, ये तो किताबें ऐसी होंगी। तो अब ये है कि अब पर्सनली हो गया, समीक्षकों की जिंदगी में बहुत टफ समय आ गया। बता दूं आप लोगों को, अगर आप क्रिटिसाइज करने चाहेंगे, कोई नेगेटिविटी लेना ही नहीं चाहता है। और पहली बात तो आप देना क्यों चाहते हो, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप देना क्यों चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आया। आदत, हाँ, अरे पड़ोसी की बुराई कर लो, अपनी बीवी की बुराई कर नहीं सकते हैं लोग, अपने हस्बैंड की बुराई कर नहीं सकते हैं। तो वो लोग आ जाते हैं अपने धंधे पे आ जाते हैं। तो भाई धंधे को इमोशनली मत लो यार, ये बिजनेस है आपका, ये धंधा है, आपको पगार मिलती है, आपको तनख्वाह मिलती है, तो जो भी रिव्यूज के पैसे मिलते होंगे आप वो सब अपनी जगह है। लेकिन मुझे मोटा मोटी ये समझ में आता है कि आज की तारीख में बहुत जरूरत है लोगों को इंस्पायर करने की, और लोगों को एक सही डायरेक्शन देने की। भाई आप 4 घंटे बर्बाद करें ना करें, मैं तो सिर्फ रेडियो में यही बोलता हूँ कि भाई ये पिक्चर देखी मैंने, लेकिन आपको मालूम है कि 10 साल से नंबर 1 शो है टीवी में। कौन सा शो जानते हैं आप लोग? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कितने लोग देखते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। पूरा एपिसोड देखते हैं? 1 2 लोग देखते हैं। रवि भैया गारंटी से कहता हूं 15 मिनट दे सकते हैं, मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा। कभी नहीं देखते, देख नहीं सकते, मैं जानता हूं ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि अगर आपकी हिंदुस्तान की ऑडियंस नंबर 1 उस शो को बना रखी, तो आपका व्यंग्य का, आपके कॉमिक का, आपके जो व्यंग्य देना चाहते हैं उसका सेंस ऑफ ह्यूमर उतना ही है। तो प्लीज माथा फोड़ी मत करो। हाउसफुल 4 हिट हो गई तो हिट हो गई। मैं पिक्चर देखने गया, मैंने कहा क्या बात है, ये तो मास के लिए कमाल है, फिल्म हिट हो गई। अब ये समीक्षक लोग दुखी सिर पीट रहे हैं, हे भगवान हमने तो कम रिव्यू दिया था। अरे क्यों दिया था? क्यों दिया था भाई? पब्लिक के हिसाब से चलो ना। मेरे हिसाब से तो बहुत सारी फिल्में सुपर फ्लॉप होनी चाहिए, लेकिन मैं रेडियो में वही बोलूंगा जो मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ कि भैया पिक्चर देखो, ये मत देखो। आजकल इन्फ्लुएंसर रह गया है, समीक्षक तो बन ही सकता है, क्योंकि लॉबीज हो गई है। नहीं लॉबी चलो ठीक है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है लॉबी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर समीक्षा भी करनी है आपको, तो आप पब्लिक के हिसाब से कीजिए। वही सोहम शब्द है। अगर आप हैं तो मैं, अगर मैं आपको 2 फिल्में बोल दूं कि बहुत बकवास है, और आपको पड़ोसी देख के, और जो आपने टीवी में देखा कितनी अच्छी पिक्चर है, इससे गलत कभी जिंदगी में आप मुझे पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। तो वही गेम ये समीक्षा की जिंदगी में कि आप अपना दिमाग लगाइए, अपनी समीक्षा करें, और ये सोचिए कि मैं ये बोलूंगा क्योंकि आप बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। आप, हमको लगता है कि क्या यार मैं जाऊंगा रेडियो में बोलूंगा, क्या अंतर पड़ता है, बंद कमरे में 8 बाय 8 की कुछ अंतर पड़ता नहीं। आपको 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग पूरे इंडिया में सुनते हैं, और किसका इम्पैक्ट क्या होता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मेरा छोटा भाई था, लंदन जा रहा था, तो मैं बड़ा दुखी था, मैं रेडियो में था, तो मैं रोजाना एक पांडे का फंडा देता हूं। मैंने कहा कि आपकी जिंदगी में सिर्फ 10 दोस्त और 10 दुश्मन है जिनके लिए आप जिंदगी जी रहे हैं, तो क्यों, क्या करना है अमेरिका में जाके, लंदन में जाके। मैं बड़ा दुखी था उस समय, रेडियो में एकदम लाइव चल रहा था, अनुपम कार में था, सुन रहा था वो। तो मैंने कहा सर आप सोचिए कि जब एक कार खरीदते हैं आप अपने 10 दुख या 20 लोगों को सबको बताइए मेरे घर में कार है, आज शाम को हम लोग बैठ के ड्राइव में जाएंगे। बिलीव में नहीं आएंगे 10 लोग, 3 अपने परिवार वालों को बैठाने पड़ेंगे आपको कि भैया आ जाओ। इसी तरह से जो खुशी आप नहीं आ रहे हैं आपके, दुखी तो ये सीन। तो आप जब दिखाना चाहते हैं 10 लोगों को कि देखो मैंने कार खरीदी, तो वो 10 दुश्मन आपके हुआ। तो आपकी जिंदगी में 10 दोस्त और 10 दुश्मन है, इसलिए ज्यादा माथा पड़ी मत करो। जहां रहते हो वहीं रहो, अपने चाचा मामा काका अपने टीचर को दिखाओ कि मैं इतना सफल हो गया हूं, मैं ये काम कर रहा हूं। आई थिंक थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जैसे कि अनुराग जी ने कहा, ये बात सच है कि ये अखबारों में, जैसे जब से बॉम्बे टाइम्स ऑफ इंडिया आया है, उसमें निश्चित रूप से ये मीडिया बाइंग जब से शुरू हुई है, स्टार का सिस्टम भी शुरू हुआ है। लेकिन अगर 35-40 साल पहले अगर अपन सरिता में देखें तो वहाँ स्टार थे, स्टार देते थे उनमें। मायापुर जैसी पत्रिका में स्टार सिस्टम नहीं था।
अखबारों में भी अभी शुरू हुआ, नवभारत टाइम्स में भी 15-20 साल पहले अजय जी नहीं था ना स्टार्स। तो ये स्टार, लेकिन क्या होता है कि मेट्रो सिटी में निश्चित रूप से लोग रिव्यू और स्टार देखकर जाते हैं, कई ऐसे हैं लोग, लेकिन आप छोटे शहरों में देखेंगे तो वो रिव्यू समझते ही नहीं, उन्होंने पहले शो देखते हैं, उस फिल्म पहले शो में देखना है, ये बात रहता है उनका, एक फंडा रहता है कि भाई जाना है फिल्म। आज भी वहां पर रिव्यू का इतना वो नहीं है। अभी मेरी प्रकाश हिंदुस्तानी से बात हो रही थी, वो वेबसाइट पे लिखते हैं, पहला शो देखते हैं, डालते हैं, तो इसकी प्रतिक्रिया जो जानने वाले ज्यादा सिनेमा नहीं देखते हैं, महीने में 1-2 देखते हैं फिल्में, वो जरूर रिव्यू देख के जाते हैं। अब हमारे बीच रविराज प्रणामी, 12 वर्ष जनसत्ता, संगीत और खेल विषयों पर लेखन, प्रिंट, टीवी, पोर्टल और मोबाइल जर्नलिज्म का अनुभव, संगीत और खेल पर विशेष पुस्तकें, इन दिनों संगीतकारों के 60 वर्ष पुराने एसोसिएशन के प्रमुख हैं। आज तो क्या है कि अगर अपन 8-10 साल पहले देखें, सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो रोज 1-2 ऑडियो कैसेट रिलीज होती थी, पार्टी होती थी। अब तो पार्टियों का भी सिस्टम खत्म हो गया, ना के बराबर हो गया। तो उस समय जो संगीत पर समीक्षा करते थे, उनकी बड़ी चुनौतियां होती थी। अगर आपने लिख दिया कि भाई उसमें तो बेसुरा था, संगीतकार को बोल दिया धुन चुराई तूने, तो बाद में इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं देता था वो, तो कई चुनौतियां थी इनके सामने। तो रवि जी, आप बताएं अपना अनुभव। धन्यवाद केशव जी। और सबसे बढ़िया जो एक मूड बनाया है अनुराग जी ने, कि जो चुनौतियां जो हमारी आज के सामने हैं, जैसे कि इन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया था, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि एक इसके पहले बता के गए हैं, एक बहुत बड़े समीक्षक हैं हमारे, जिन्होंने अभी हाल में एक मुंबई मिरर के फ्रंट पेज पर एक खबर छापी। और क्योंकि मैं इन दिनों संगीतकारों का जो एसोसिएशन है उसको हेड कर रहा हूँ और सारी समस्याओं को संगीतकारों से जुड़ी जानता हूँ, तो मैंने पाया कि जिनके बारे में फ्रंट पेज पर वो लिखा गया था, वो पिछले 20 साल से उसी तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। उनकी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन आपने जिस तरीके से उसको प्रस्तुत किया, उससे लोगों को ये लगा कि बहुत तकलीफ में जी रहे हैं, और काफी उनके ऊपर पैसा भी आया, अनुदान आया, चंदा आया, और वो जिंदगी इस उम्र में, हालांकि 90 के हो गए हैं, हम एक सीनियर सिटीजन है, लेकिन उनकी इस जिंदगी पे कोई फर्क नहीं था। आपने उसको प्रस्तुत इस तरीके से किया कि वो मतलब खराब जिंदगी जी रहे हैं, और हम लोग सब लोगों का एक हल्का सा एक ये रहता है कि कोई तकलीफ में है तो उसको सपोर्ट किया जाए। पहले तो पता करें कि वो तकलीफ में है कि नहीं। समीक्षक जो होते हैं वो यही होते हैं कि अच्छी चीज को, जैसे मौसम विभाग कुछ भी बताता है उसको प्रेडिक्ट करते हैं, वैसे निकलता नहीं है, वैसे ही समीक्षक हो गए हैं आजकल कि आप जो बताते हैं वो होता नहीं है। मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में देख रहा था, मुझे जब मैं संगीत की समीक्षा किया करता था, खेल के ऊपर लेखन किया करता था, तो मुझे अखबार में कहा गया कि पॉइंट सिस्टम शुरू किया जाए अपने यहाँ पर भी। मैंने कहा हम थोड़ी होते हैं पॉइंट देने वाले। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत 2 बड़े अच्छे उदाहरण हैं। एक जाने माने संगीत के फिल्म समीक्षक रहे, इन्होंने एक फिल्म को 2 पॉइंट दिए या 2 स्टार दिए, और नसीब से उनकी अगली किसी पार्टी में उस फिल्म के प्रोड्यूसर से मुलाकात हो गई। बड़ा प्रोड्यूसर, बड़ा नाम, जो फिल्म जिसको 2 स्टार दिए गए थे, उसमें सबसे बड़े देश के जो ये प्रोडक्शन हाउस है उनमें से एक का फाइनेंस है, सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक का डायरेक्शन है, सबसे बड़े संगीतकारों में से किसी एक का संगीत है, सबसे बड़े कलाकारों में से किसी एक का, एक और जब ज्यादा गिन लो उसमें, क्योंकि कलाकार तो बहुत सारे होते हैं, सब टॉप लेवल के लोग वो सब हैं। और वहां प्रोड्यूसर टकराए उनसे, लेखक से, समीक्षक से, तो बड़े आराम से उन्होंने बात की कि उनको लगा कि भाई मैंने 2 स्टार दिए हैं, अभी देखते हैं क्या बोलते हैं जो बगल में बैठे हुए। इन्होंने बोला कि आप एक बार बताइए कहाँ रहते हैं आप मुंबई में? बोले मैं मीरा रोड रहता हूँ। अच्छा, मीरा रोड खुद का घर है आपका? बोले नहीं, मैं रेंट पे रहता हूँ इस समय। कितना समय हुआ आपको मुंबई आए? बोले 5 साल। अच्छा अच्छा। हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है पिछले 30 सालों से फिल्म बना रहा है, करीबन 25 फिल्में बना चुके हैं, और इतने करोड़ रुपया डाला हुआ है। सिर्फ 6 लाइनों में आपने 2 अंक देकर और मुझे समाप्त कर दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में आपने कौन सी ऐसी फिल्म का रिव्यू किया है जिसमें आपने अधिकतम स्टार्स दिए? बोलते मैंने 3.5 स्टार दिए हैं। मतलब वो कंजूसी जो बता रहे थे कि अपना तो कुछ है नहीं, तो आप
आपको उसमें भी कंजूसी हो रही है देने में। बोले अच्छा 3.5 स्टार दिए, 5 क्यों नहीं दिया अभी तक आपने किसी में? बोले 5 लाख कुछ है ही नहीं, तो मैंने दिया नहीं। तो बोले आप बताइए 5 लाख क्या होना चाहिए? 5 लाख क्या होना चाहिए आपको पता है ना? आप मेरी फिल्म को 2 लाख समझते हो, किसी को आपने 3.5 दिए हैं, तो 5 क्या होना चाहिए आपको पता है? आप बता दीजिए, मैं वो फिल्म बनाता हूँ, मैं वो फिल्म बना देता हूँ, तो वो अपना काम भी बन जाएगा, आपके पास 5 स्टार भी हो गया। आप वो टॉपिक बताइए। उनसे बहुत कोशिश की गई, वो नहीं बता पाए और शर्मिंदा हुए। फिर मैंने एक दिन पता किया कि देश की जो सबसे चर्चित फिल्म रही है शोले, 1975 में रिलीज हुई थी। तो उस समय के जो बड़े अखबार थे उन्होंने क्या किया था इसके साथ, किस तरीके का रिव्यू था, लोग तो ये तो पता ही है कि सब नेगेटिव रिव्यू आए थे शुरू में। फिर भी एक डॉक्यूमेंटेड चीज देखने के लिए तो मैंने पाया कि उस समय देश के सबसे बड़े अखबार में ये स्टार सिस्टम होता था, और बड़ा अलग तरीके का स्टार सिस्टम होता था। हम अभी आज की तारीख में रेखा जी बताएंगे कि 1 से लेकर 5 देते, 1 2 3 4 5। उस समय होता था 0 1 2 3 4 5, और साथ में -1 -2 -3 -4 -5। तो ये होता था, और शोले को 0 दिए गए, नो नेगेटिविटी नो पॉजिटिविटी। तो शोले, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस फिल्म को क्या किया जाए, इसको नेगेटिव रखा जाए नहीं, इसको पॉजिटिव रखा जाए नहीं, तो 0 बीच का रख के उन्होंने छोड़ा। ये समीक्षा और समीक्षाओं की स्थितियां हुआ करती हैं। एक उदाहरण आ रहा है कि एक कोई बर्थडे पार्टी थी, वो किसी बहुत बड़े फिल्म मेकर की बर्थडे पार्टी थी। तो वहाँ पर बहुत बढ़िया सा केक बनाया गया, बहुत डेकोरेट किया गया, और उसमें सब वो बेरीज लगाई गई और कैंडल्स लगाए गए, आइसिंग की गई बहुत बढ़िया तरीके से। और एक बच्चा छोटा सा जो उस पार्टी में आया था, वो दौड़ता दौड़ता आया और उसके ऊपर बैठ गया, सब थम हो गया। प्रोड्यूसर बोला मुझे आदत है, हम इतनी मेहनत से फिल्म बनाते हैं, एक क्रिटिक ऐसे जाके बैठ जाता है। एक क्रिटिक जो होता है वो ऐसे ही कर देता है इसको। और ये क्रिटिक्स के लिए जो ऐसा है कि एक बहुत बड़े किसी ने बोला कि भाई ये समीक्षा, आप तो फिल्म बनाते हैं तो समीक्षाओं को कैसे लेते हैं? तो वो बोलता है कि आपको जिंदगी में कभी दर्द हुआ है? बोलता हाँ, कभी सर दर्द हुआ, कभी पेट दर्द हुआ है ना। समीक्षा भी वही है। जो क्रिएटर्स होते हैं या कला से जुड़े हुए होते हैं, उनका दर्द है। तो इसी तरीके से जब मैंने समीक्षा शुरू की थी तो बहुत सारी, पहले तो मैं बताऊं, पता होना चाहिए मुझे, हिंदी से लगाव है इसलिए बता दूं। समीक्षा क्या है? समीक्षा, सम्यक ईक्षा। सम्यक मतलब जो कि उन देश काल परिस्थितियों से जुड़ा हुआ जो उस दौर है उससे संबद्ध या संपूर्णता, और ईक्षा मतलब जांच पड़ताल, विवेचना, विश्लेषण। तो जांच पड़ताल जो है हमारी वो उस दौर से जुड़ी हुई। आज हम शोले को करेंगे अलग तरीके से लेंगे, किसी ने उन्होंने कोशिश की थी 3D में शोले बनाने की, कोई उनको व्यूअर्स ही नहीं मिले, और एक जमाने में तो शोले आने उनको देखे बिना कोई रहता नहीं था। तो ये समय बदल गया तो माहौल बदल गया। तो समीक्षा का मतलब भी यही होता है कि पहले तो आप ये देखें कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। आप जैसे कि अभी बताया किसी ने कि अगर आपका अखबार अगर गाँव में पढ़ा जाता है या आपके चैनल अगर गाँव में देखा जाता है, तो फिर आपका राजीव विजयकर होने की जरूरत नहीं है वहां पर, आपको कोमल नाहटा होने की। कोमल नाहटा जी यहाँ पर हैं, उनका एक मैं अभी बता देना चाहता हूँ ताकि शायद ध्यान ना रहे बाद में। फिल्म इंफॉर्मेशन जो मैगजीन उनकी निकलती रही है, अभी उन्होंने हाल में बंद की और अभी वो डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं। इतनी सारी ट्रेड गाइड्स वगैरह निकलती रही हैं। एक अकेली फिल्म इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि वाकई वो फिल्म इंफॉर्मेशन वाली टाइप वो थी, मतलब उनका रिव्यू ऐसा होता था कि रिव्यू ही होता था, वो नेगेटिविटी नहीं होती थी उसमें। चाहे फिल्म बहुत बड़ी हो, चाहे बहुत फ्लॉप भी हो गई हो, चाहे कैसा भी हो गया हो, चाहे आपको उसको डर हो या ना हो, वहां पर। और एक बहुत अच्छा काम करते थे जो कि होना चाहिए, जो कि समीक्षकों को ध्यान होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में तो जाने। आपने एक डायरेक्टर का नाम डाल दिया, आपने एक संगीतकार का नाम डाल दिया, प्रोड्यूसर का नाम डाल दिया, बात खत्म हो गई। टेक्निकली कितने लोग जुड़े होते उसमें किसी को पता नहीं होती वो बात। उनकी फिल्म इंफॉर्मेशन में वो बातें होती थी, वो बहुत माइंड करने वाली बातें होती थी कि आपको कम से कम उन लोगों को, जिन लोगों ने मेहनत की, आपको पता ही नहीं है। शोले इतनी बड़ी फिल्म है, द्वारका दिवेचा को ही अवार्ड मिला है खाली फिल्म फेयर, बाकी कोई चीज को अवार्ड नहीं मिला, और लोगों को पता ही नहीं चलेगा द्वारका दिवेचा कौन थे जब तक आप बताओगे नहीं।
तो समीक्षक का एक काम यह है कि आपके जो जिसको आप लिख रहे हो या बोल रहे हो, तो जो सुन रहे हैं वो चीज जाने कि हम जिसको बताना चाहते हैं वो चीज वहां तक पहुंच रही है या नहीं, ये सबसे बड़ा होता है। समीक्षा मतलब ये कि जैसे अभी उन्होंने बोला कि क्लासिकल के कोई आते थे कैसेट से सीरीज आती थी, तो मैं एज इट इज लिख दिया करता था कि ये रिलीज हुआ, इसके ये एक्सपोनेंट हैं और ये है और ये राग प्ले की है। मेरे साथ थोड़ा अलग हो जाता था, मैं भी क्लासिकल के आया करते थे। मैं कोशिश करता था कि वो पर्टिकुलर जो आर्टिस्ट है, अगर अपने अमजद अली खान साहब का सरोद है तो अमजद साहब से सपोर्ट उनको कोशिश की जाए, उनसे कांटेक्ट करने की और उनसे बात करने की कि ये कैसेट रिलीज करने का कारण क्या था, या ये राग आपने दोबारा इसके पहले कभी प्ले किया है, इसकी क्या खासियत के साथ आप करने वाले थे। एक कैसेट मुझे याद आ रहा, बड़ा अच्छा पॉइंट था, वो भी चौंक गए थे ये बात सुनकर। उन्होंने एक कैसेट रिलीज की क्लासिकल, शायद वो अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। अब उसके लिए एक पार्टी रखी उन्होंने, पार्टी में मैं भी गया, तो कहने लगे कि मैंने एक ये कैसेट है, अपने बच्चों को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उनके साथ मैंने सरोद बजाया है और ऐसा वैसा। फिर उसी समय बात आई कि उन्होंने उनकी जो मिसेस रही है उनके नाम पे उन्होंने एक राग बनाया, रागा डेवलप किया उन्होंने। तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा कि हम लोग जो रिव्यू करने वाले लोग होते हैं, अब हम लोग तो कोई एक्सपोनेंट तो नहीं है कि रागों को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। समझना इन द सेंस कि सुनने में जो अच्छी लगती है वही चीज जान सकते हैं। हम ये नहीं जान सकते कि नहीं यार ये भैरवी है तो इसमें तुमने क्या कलाकारी कर दी है, क्या ऐसा कर दिया जो अच्छा है या खराब है। तो मैंने बोला एक चीज समझ में आती है कि रागों के बारे में हमने या रागिनियों के बारे में हमने ये सुना है कि हजारों में है, 10 थाट हैं और एक एक थाट से 1,000 से ऊपर राग हुआ करते हैं, तो ये तो 10,000 राग हो गए। तो आपको क्या 10,000 रागों के बारे में पूरा पता है तब आपने 10,001 भी राग बनाई है? ये कितनी बड़ी बात होती है कि कोई राग बना डालो आप, तो आपको सब पता होगी, या तो हो सकता है कि कहीं बनी हुई हो ऑलरेडी, वो आपको ही ना पता हो। तो कहने लगे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैंने कहा तो सब पता होंगी तभी कोई नई राग निकल सकती है, अभी थोड़ी निकल सकती है। तो वो एकदम चौंक गए, आप मुझसे मिलिए मैं आपसे बात करूंगा। इस तरीके से करके उन्होंने बात को टाल दी। नहीं उनका नाम है बता रवि जी, बाद में चर्चा सत्र भी है उसमें। हाँ बिल्कुल। मैं ये एक और केशव जी की तारीफ करना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन आंसर का जो एक सेशन रखा है उन्होंने, वो द बेस्ट है। उसमें क्या होता है कि कम से कम मैं बताऊं बजाय पूछा जाए कि क्या चीजें हैं, तो उसके बारे में आप लोगों का स्वागत रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए जी, आज बहुत कम उम्मीद थी कि और जो श्रोता आए हैं आप, इसके लिए हम आभारी हैं आपके, क्योंकि हमारे विषय अलग अलग होते हैं। मंजुला जी हैं, मंजुला देसाई जी हैं, और श्री MD शाह महिला कॉलेज की 10 विद्यार्थी आई हैं यहाँ पर, शुभा जी मैडम के साथ, और विभा वरिष्ठ साहित्यकार विभा जी हैं, रजिया जी हैं, असीमा भट्ट हैं, चित्रा देसाई जी, राइटर अमित खान जी हैं, राइटर डायरेक्टर राजेंद्र राठौर, महिपाल जी हैं, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार ज्योति वेंकटेश जी। जी अभी आप ठीक है, अभी आप समीक्षा कीजिए बाद में। नवभारत टाइम्स में निश्चित रूप से शनिवार को इंतजार रहता है समीक्षा का, और रेखा खान जी लिखती हैं उसमें, और वो हर विषय पर लिखती हैं, अभिनय के बारे में, कहानी के बारे में, एक्शन के बारे में, सिनेमाटोग्राफी के बारे में, संगीत के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि कोई फिल्म समझ में नहीं आती है, कोई कहता है कि फिल्म देखिए समझ में नहीं आई, तो हमने कहा रेखा खान जी का आप रिव्यू देख लीजिए समझ में आ जाएगी, तो लोग कहते हैं हाँ यार आई समझ। अब क्या होता है कि जब ये 3-4 स्टार देती हैं और किसी को 2 दिए, लेकिन अब क्या होता है इनको भी बड़े बड़े स्टारों का इंटरव्यू करना है, और अगर आपने उसको 1 दिया, 2 दिया या 2.5 दिया तो भी स्टार आपसे सहमत नहीं होगा, बोले यार आपने क्या किया, मेरी फिल्म को धज्जियां उड़ा दी, लेकिन फिल्म नहीं थी, एवरेज थी, तो क्या देंगे। एक तरफ आपके जो पाठक है जो आपको पढ़कर फिल्म देखने जाते हैं उनके साथ आपको न्याय करना है, दूसरी तरफ आपको डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टरों के साथ संबंध बनाना है। बड़े बड़े हाउस तो आजकल ये जो आप सब ब्रांडेड पत्रकार ही हैं, नामी ब्रांड सारे जो पत्रकार हैं, सब सारे फिल्म स्टार इनके बिल्कुल दोस्त है समझ लीजिए। या आधी रात को भी अगर उनको टाइम मांगेंगे तो देंगे, क्योंकि इससे संबंध है इनके, तो इनका एक वो ब्रांड बना हुआ है। ज्योति वेंकटेश जी भी बहुत नामी पत्रकार हैं, तो उस समय ये दुविधा में तो रहते हैं। तो रेखा जी आप जरूर बताएं कि आप ये तालमेल कैसे बना लेती हैं दोनों के साथ।
सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी प्रबुद्ध गणमान्य लोग हैं मैं उनको नमस्ते कहना चाहूँगी। और मैं इस वक्त अपने आप को बहुत ही विनम्र, बहुत हम्बल, बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, क्योंकि इस डायस पे जितने भी लोग हैं मैं उनको बहुत दिल से बहुत मानती हूँ। उनके रिव्यूज़ पढ़ के, उनको पढ़ते हुए बहुत कुछ सीखा है। और चाहे अजय जी हों, कोमल जी हों, या मतलब जो भी मैं सबके नाम मैं वही कह रही हूँ ना, मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है, क्योंकि उन्हीं को पढ़ते हुए और उन्हीं से सीखते हुए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। तो मैं बहुत, केशव जी और देवमणि जी, आप लोगों की मैं बहुत बहुत दिल से और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मतलब मुझे इस काबिल समझा और इस मंच पर इनके साथ, इन गणमान्य लोगों के साथ में मुझे एक मंच साझा करने का मौका मिला। तो यहाँ पर इतनी मज़ेदार बातें हुई हैं और इतना कमाल का ये सेशन चल रहा है। तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी। मैं आप सबको भी आपका अपना प्रणाम और नमस्ते और सलाम कहना चाहूँगी। मैं यहाँ से शुरू करूँगी। आप लोगों ने वो गालिब, मिर्ज़ा गालिब का वो शेर ज़रूर सुना होगा, ये इश्क नहीं है आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं है आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो हमारी स्थिति वही है कि ये समीक्षा आसान नहीं है, एक आग का दरिया है और हम लोगों को उसमें एकदम डूब के जाना होता है। मेरा मानना ये है कि जब मैं अपनी व्यक्तिगत अनुभव की बात बताऊंगी, मैं अपने जो लिखती आ रही हूँ और जिन चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ता है, मैं उसके बारे में बताऊंगी कि चुनौतियों का अंबार है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां शुरू कहाँ से होती हैं? सबसे पहले तो शुरू होती हैं फिल्मों से। आज आप देख रहे हैं कि आज के दौर में सिनेमा भी बहुत इवॉल्व हुआ है, बहुत ही तरह तरह का सिनेमा हो रहा है। एक आप लोग इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि जब 80-90 का दौर था तो दो तरह का विभाजित हो गया था सिनेमा। एक पैरेलल सिनेमा था, एक समानांतर सिनेमा था, एक कमर्शियल सिनेमा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सिनेमा में बहुत आर्टिकल 15 भी बनती है, तो ग्रैंड मस्ती भी बनती है, हर तरह की फिल्में इस वक्त बन रही हैं। उसमें उन सब की फिल्मों की समीक्षाएं करने में चुनौतियां हमारे लिए प्रिंट मीडिया में तो सबसे ज्यादा ये होती है कि हमें ये बोला जाता है कि देखिए आपकी इतनी शब्द संख्या है, आपके स्टार अगर ज्यादा हैं तो आप थोड़ी अपनी समीक्षा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फिल्म स्टार कम है तो अखबार में भी उसको बहुत ज्यादा जगह नहीं देनी है अगर आपका स्टार कम है। तो सबसे पहले हमारी समस्या यहीं से शुरू हो जाती है कि हमें उस शब्द लिमिट में, उन शब्दों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अपने रिव्यू को कंप्लीट करना, पूर्ण करना होता है। तो वो एक बड़ी समस्या होती है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो समीक्षा लिखते वक्त एक जो सबसे चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता है वो है कि हमारी जो भाषा है वो सरल हो, क्योंकि हम जो दे रहे हैं वो अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं, अपने रीडर्स को दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा ये इस बात की बहुत चर्चा हुई कि जो एक समीक्षक होता है, ये क्रिटिक होता है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक आम लोगों से या फिल्मकार से अपने आप को थोड़ा सा शायद ऊंचा या शायद प्रबुद्ध समझता हो। उसको लगता है कि हाँ मेरे हाथ में पेन है, मेरे हाथ में पावर है, मैं इस चीज को, मेरे पास एक नजरिया है। लेकिन मैं बताऊं आपको, मैं बहुत इसको जब भी समीक्षा लिखने जाती हूँ मुझे सबसे कम समय मिलता है लिखने के लिए, लेकिन मैं बहुत सचेत रहती हूँ, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि मेरी एक लाइन कि ये ऐसा है वैसा है, इसको लोग पढ़ेंगे, इससे लोग प्रभावित होंगे, जो लोग ये सोचते होंगे कि भाई ये पढ़ के जाना है, तो उसमें एक बहुत जिम्मेदारी हमारी बन जाती है कि हम किस तरह से उसको प्रस्तुत करें। मैं अभी सुबह केशव जी से वही मैं चर्चा कर रही थी कि इस बीच समीक्षाओं के चक्कर में बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, एक बहुत बड़े एक्टर थे, उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया, फिर जब उनकी फिल्म की समीक्षा आई तो उन्होंने मुझसे कट्टी कर ली। अब एक लंबा अरसा हो गया है, अबोला है, मैंने उन्हें मनाने की भी कोशिश की। तो ये सारी समस्याएं भी हमारे सामने आती हैं कि बहुत बार जैसे कि हमें स्टार से मिलना भी होता है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये होती है कि हम किसके लिए समीक्षा कर रहे हैं। हमारी समीक्षा जो है हमारे रीडर्स के लिए है, हमारे पाठक के लिए है। तो वो पाठक, उस पाठक से हमारी सहमति बनना सबसे बड़ी बात है, और खुद को पाठक की जगह पे रख के देखना। मैं अक्सर जब फिल्मों में जाती हूँ, मुझे एक बार कुछ लोगों ने कहा था, हाँ रावड़ी राठौड़ तुम्हारी वजह से हिट हुई। तो मैंने कहा मेरी वजह से कैसे हिट हुई? तुम इतना हंस रही थी कि बस सबको लगा ये फिल्म बड़ी एंटरटेनिंग है। तो मैं जब फिल्म देखने के लिए जाती हूँ, मैं खुद को न तो क्रिटिक समझ के जाती हूँ, न समीक्षक, मैं एक ऑडियंस की तरह जाती हूँ। उस वक्त मुझे अगर हंसी आ रही होती है मैं हंस देती हूँ, उस वक्त मुझे
रांझना का एंड देख करके मैं इतनी रोई कि मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। उस वक्त मैं इतनी भावनाओं में बह गई। तो उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा कि अरे लोग, और मुझे लोग पूछ रहे थे वॉशरूम में, देखा जी क्या हुआ आपको, क्या हुआ? मैंने कहा यार इसका एंड देख के मैं बहुत विचलित हो गया, मुझे बहुत बहुत रोना आ रहा है, और मैं रो दी। तो जब मैं समीक्षा लिखती हूँ उस वक्त मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक ऑडियंस हूँ, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उसके अपने शब्दों से, अपनी चीज़ों से उसको मतलब मैं न्याय देने की कोशिश करूँ। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि समीक्षक को एक गाइड की तरह होना चाहिए, ना कि आलोचक की तरह। क्योंकि आप लोगों को डेफिनेटली एक पता होगी कि एक अकबर और एक बीरबल की एक कहानी है कि एक बार एक उनके दरबार में एक बहुत बड़े चित्रकार ने बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाया और वो लेकर के गए बादशाह के पास। बादशाह ने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करी और उन्होंने कहा कि ये एक अनूठी कलाकृति है और मैं इसको घोषित करता हूँ कि ये मतलब आज के दौर की सबसे मतलब ऐसी कोई कलाकृति कोई बना ही नहीं सकता, और इसको मैं चाहता हूँ कि इसका प्रदर्शन चौराहे पर हो। और वो उस कलाकृति को चौराहे पर रख दिया गया। उसके बाद बादशाह ने कहा कि इस कलाकृति ये इतनी अनूठी है कि इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता, शाम तक मतलब मुझे बताइए। अब ये तो बादशाह का फरमान था, लेकिन जो आम लोग थे उन्होंने शाम तक उस कलाकृति में इतनी कमियां निकाली कि जो चित्रकार था वो एकदम हताश हो गया। उसको लगा कि उसने कहा बादशाह आपने तो मतलब मुझे इतना बड़ा दर्जा दिया, लेकिन आप ये देखिए ना मेरी कलाकृति को तो लोग इस तरह से मतलब उन्होंने एक नकार दिया है। तब बीरबल आए, बीरबल ने कहा मैं आपकी हताशा कम कर सकता हूँ। उन्होंने सब लोगों को बुलाया, जैसे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं ना, तो उन्होंने अपने सब लोगों को बुलाया और कहा कि ठीक है आप लोगों ने ये कमियां निकाली, अब इस कमी को आप इस चित्र में आपने कमियां निकाली, इसको आप ठीक करके बताइए। तो कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाया। तो बात यही है कि फिल्मों में जब हम चीजों को हम उसकी जो कमियां निकालते हैं तो ये चुनौती भी होती है कि हम आलोचक न बने, हम एक समीक्षक बने, एक गाइड की तरह करें। मेरी समीक्षा में मैं एंड में हमारा एक होता है क्यों देखें। मुझे लगता है कि अब तक सिर्फ इतने पता नहीं, मैंने काफी फिल्में देखी होंगी, मुझे ना उसकी संख्या तो पता नहीं, लेकिन बहुत कम है कि जब मैंने किसी फिल्म के लिए कहा होगा कि इस फिल्म पर आप अपने पैसे जाया करेंगे। वरना हम ये कहते हैं कि कॉमेडी की शौकीन ये फिल्म देख सकते हैं, एक्शन देख सकते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप देखें। एक्शन के जो हैं वो शौकीन ये देख सकते हैं, जो भाई गहरी फिल्मों के जो डार्क फिल्मों को देखने वाले हैं वो देख सकते हैं। इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि उसको लेयर बाय लेयर हम उसको कोशिश करें। इसमें दूसरी चीज ये होती है कि कई बार क्या होता है, देखिए जैसे कि अभी मेरे साथियों ने कहा कि वो ये कहते हैं कि फिल्म अच्छी है या बुरी है, जो रीडर है वो यही जानना चाहता है। लेकिन अच्छी या बुरी क्या है, अगर आपको क्राफ्ट के बारे में पता है, आपको फिल्म की थोड़ी टेक्निकलिटी के बारे में पता है, आपको पता है कि एडिटिंग क्या होती है, आपको पता है कि पहला हाफ और सेकंड हाफ के बीच में कितनी तारतम्यता होनी चाहिए, अगर आपको ये नॉलेज है तो अगर आप इस ज्ञान को अगर एक एक दो दो लाइन में अपनी समीक्षा में लिख सकें तो एक रीडर के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। क्योंकि मैं फिल्म घराने से हूँ, मेरी मम्मी की तरफ से भी और मेरे ससुराल की तरफ से भी, तो बहुत सारा घर में मतलब फिल्मों में चर्चाएं होता ही रहता है, एक तरह से वो हमारे खून में है। तो धीरे धीरे उस क्राफ्ट को भी हमने जाना है। और जब ये लिखा है कि फिल्म की कहानी उथली हुई थी, तो क्या उथली हुई थी, थोड़ा सा उथली कहानी है तो उसको एक लाइन में आपको बताना बड़ा जरूरी हो जाता है। ये नहीं कि फिल्म की कहानी में कोई दम नहीं था, तो क्या दम नहीं था कहानी में, आपको एटलीस्ट एक लाइन में एक वाक्य में आपको ये तो बताना पड़ेगा कि वो कहानी में क्या दम नहीं था, भाई कहाँ से थी या किस तरह से थी। तो मुझे लगता है कि हम लोगों की जो चुनौतियां हैं वो बहुत हैं। फिर देखिए दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर बहुत बार टाइम्स ऑफ इंडिया का जिक्र हो रहा है, जो कि हमारा ही संस्थान है। बहुत बार हम लोगों को अपने संस्थान की जो फिलॉसफी होती है ना, जैसे एक आइडियोलॉजी होती है हम सभी की, तो हमें उस आइडियोलॉजी का भी पालन करना होता है, क्योंकि हम नौकरी तो वहीं कर रहे होते हैं, हम लिख तो उन्हीं के लिए रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब उनकी आइडियोलॉजी में हम अपनी ईमानदारी पे कोई आंच आने दें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस आइडियोलॉजी को भी मैच करना होता है। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे अहम जो मुझे लगता है एक समीक्षक की जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो है अपनी ऑडियंस और अपना रीडर। जैसे रेडियो के लिए सुनने वाले, जैसे संगीत के जो चाहने वाले, आप उनको संतुष्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। आपका रिव्यू, मेरे रिव्यू से मैं मानती हूँ कि शायद 50% लोग उससे सहमति रखते हों, 40% ना भी रखते हों, लेकिन जो लोग रख रहे हैं
कहीं ना कहीं वो शायद मेरी